सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी में हिंदी व्याकरण ले रहे थे। इसमें हमारा विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण, वाच्य और क्रिया के भेद। हमने इससे पहले वीडियो में क्रिया के भेद देखे थे। उसमें हमने देखा क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम आगे इसमें क्रिया के भेद तो देखे, अब हम अकर्मक क्रिया के भेद और सकर्मक क्रिया के भेद भी देखेंगे। ठीक है। अब क्योंकि जब तक हम इसके भेद नहीं देखेंगे तो हम क्रिया के भेद भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमारे मन में यह संदेह बना रहेगा कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। इसमें हम पहचान नहीं कर पाते। हम पहचान तभी कर पाएंगे जब हम अकर्मक क्रिया के भेद और सकर्मक क्रिया के भेद भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज हम अकर्मक क्रिया के भेद और सकर्मक क्रिया के भेद देखेंगे, जिससे आपको इन सब की पहचान अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इस प्रकार से अकर्मक के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया देखेंगे। यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण होती है और कर्ता की स्थिर दशा का बोध कराती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें जो कर्ता की स्थिति होती है वो स्थिर होती है। हमें ये पता लगता है कि कर्ता क्या कर रहा है या क्या करेगा, तो स्थिर हो जाती है उसकी दशा। तो इससे हमारा क्या है, ये स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, श्याम सो रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है हमारी कि वह सो रहा है, वो स्थिर है। इसमें ये नहीं है कि सोने के साथ वो और कुछ भी करेगा। तो वह सो रहा है तो वो स्थिर हो गया कि इसकी दशा क्या है, कर्ता की स्थिर है। इसमें कर्ता कौन है हमारा? श्याम, और क्रिया क्या है? सो रहा है। अब आगे, मोहन हंसता है। तो इसमें मोहन क्रिया वो कर्ता हो गया, और जो उसकी क्रिया है हमारी हंसता है। तो ये यहाँ स्थिर है कि वे हंसता है। आगे, राधा रो रही है। राधा क्या है? कर्ता, और राधा क्या कर रही है? वह रो रही है। तो वह स्थिर है, इसकी यहाँ पर दशा कि वह रो रही है। बच्चे नहा रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। तो इसमें क्या है, वो स्थिर है कि कौन नहा रहा है। तो बच्चे नहा रहे हैं, तो जो कर्ता है, कर्ता की स्थिति इसमें स्थिर है। तो इन उदाहरणों से हमें पता लग रहा है कि ये कौन सी अकर्मक क्रिया हमारी स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और जो कर्ता की स्थिति होती है वह स्थिर होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं। खा पर गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, यह क्रिया भी बिना कर्म के पूर्ण होती है। इसमें क्या है, इसमें क्रिया में भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, और कर्ता की गतिमान दशा का बोध कराती है। हमें यह तो कराती है कि हाँ, गति हो रही है, लेकिन इसमें कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतर बच्चे जो होते हैं इसमें गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम। मोहन दिल्ली जा रहा है। तो इसमें गति हो रही है कि वह जा रहा है, तो वह दिल्ली जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है हमें। वह जा रहा है, जाना हो रहा है, वह अपनी क्रिया कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कर्म नहीं है। करता है
कि दिल्ली कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो जो क्रिया का प्रभाव है वह मोहन पर पड़ रहा है। इसमें हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो आकाश में कौन उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। आगे, सोहन कमरे से निकल रहा है, तो यहाँ पर कमरे से कौन निकल रहा है, सोहन निकल रहा है। सोहन जो है यह करता है। सूरज पूरब में निकलता है, पूरब में क्या निकलता है, कौन निकलता है, सूरज निकलता है। तो यह हमारा कर्ता हो गया। तो यह जो क्रियाएं हैं हमारी, जा रहा है, उड़ रही है, निकल रहा है, निकलता है, ये क्या है हमारी, ये क्रिया कर्ता की गतिमान दशा का द्योतक है, पहचान है। यह बिना कर्म के भी पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रही है। इसमें हमने कर्म नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इनका में पूर्ण अर्थ मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक गति अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। गति अर्थक है गति से बना हुआ। तो ये गति हमें इसमें पता लग रहा है कि गति हो रही है, लेकिन इसमें हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही है। क्रिया हो रही है, इसमें गति हो रही है, लेकिन हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही है। और जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, हमारा कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ग देखेंगे, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, किंतु कर्ता से संबंधित किसी न किसी पूरक शब्द की अवश्य आवश्यकता होती है। पूरक शब्द के बिना वह वाक्य अधूरा रहता है। तो इसमें हमें पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उससे ही हमारा वाक्य पूर्ण होता है। इसमें कर्म की तो नहीं आवश्यकता होती, लेकिन हमें पूरक शब्द चाहिए, तभी वह वाक्य हमारा पूर्ण होगा। अब इसमें उदाहरण देखेंगे आगे कि जैसे यह वाक्य है हमारा, मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ। इसमें एक संदेह हो गया कि मैं क्या हूँ, इसमें कुछ तो होना चाहिए, तभी तो यह शब्द पूरा होगा। तो यह वाक्य कर्ता और क्रिया की दृष्टि से तो पूरा है, मैं हूँ मतलब मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, एक इसमें इसको पूरा करने के लिए पूरक शब्द की ज़रूरत होती है। पूरक शब्द लगते ही यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, मैं स्वस्थ हूँ। यह है वाक्य, मैं स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ पूरक से एक वाक्य अपने आप में ही पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है कि मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो ये पूरक शब्द है हमारा स्वस्थ, तो इसको हमने यहाँ पर लगाया और ये वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने लगा। नहीं, वो वाक्य अपने में पूर्ण तो था क्रिया और कर्ता की दृष्टि से, लेकिन वह वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा था, उसमें कुछ अधूरा रह गया था। तो इसलिए पूरक शब्द की हमें आवश्यकता होती है। अब आगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। मोहन होशियार है, श्याम वकील बनेगा, पड़ोसी चालाक निकला, राधा बहुत सुंदर है। तो इसमें देखिए, इसमें पूरक शब्द कौन कौन से हैं, होशियार। तो इसमें मोहन है, कौन है मोहन, होशियार है। श्याम वकील बनेगा, पूरक शब्द वकील हो गया। श्याम वकील बनेगा, पूरक शब्द अगर हम हटा देंगे तो श्याम बनेगा, क्या बनेगा, तो यह है कि वकील बनेगा। तो इसलिए वकील शब्द हमारा यहाँ पर आना चाहिए। इसे कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म तो कार्य हो गया, ये कार्य थोड़ा ही होगा, तो ये कार्य नहीं है, ये कार्य हम इसको पूरक शब्द कहेंगे कि श्याम क्या बनेगा, वकील बनेगा। पूरक शब्द लगते ही ये हमारा वाक्य पूर्ण अर्थ देने लगेगा। पड़ोसी चालाक निकला, तो यहाँ चालाक हो गया। राधा बहुत सुंदर है, राधा है क्या है, बहुत सुंदर है वो, तो इसलिए ये हमारे पूरक शब्द हो गए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम सकर्मक क्रिया के भेद देखेंगे। ये हमने सब क्या देखे, अकर्मक क्रिया के भेद देखे हैं। अब हम यहाँ पर सकर्मक क्रिया के भेद देखेंगे। इसमें पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण एक कर्मक क्रिया। इन्हें सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जो पूर्ण एक कर्मक क्रिया होती है इन्हें हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। इन क्रियाओं में एक कर्म की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कुछ वाक्य में 2 कार्य भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें हमें एक कर्म की ही आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाम हमने पूर्ण एक कर्मक क्रिया की, मतलब कि एक कार्य एक कर्म, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, ये पूर्ण एक कर्मक क्रिया। अब इसका उदाहरण देखेंगे। कुत्ते ने बकरी को काटा। तो यहाँ पर जो काटा है वह क्या है, हमारी क्रिया है, और कर्म क्या है हमारा, बकरी को। ये कि कुत्ते ने किससे काटा, बकरी को काटा। तो यहाँ पर अगर हम बकरी को हटा दें तो यह जो वाक्य है हमारा अधूरा रह जाएगा, और कर्म के आने से यह वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने लगा है। ठीक है, अब हमें किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं है, एक कर्म को हमने यहाँ पर लगा दिया है और यह वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने लगा है। तो इस कर्म से यह वाक्य पूर्ण हो गया है कि कुत्ते ने बकरी को काटा। इसमें एक पहचान ये भी होती है सकर्मक क्रिया में, यह मैंने आपको ऊपर नहीं बताई, कि सकर्मक क्रिया में जो कर्म होता है कर्म के साथ तो वाक्य होता ही है। इसमें क्या है कि हमारी कोई भी चीज़ है जो हम कार्य करें वो हमारा घट रहा है, वो उसमें हमें कम होता नज़र आएगा। जैसे बकरी को काटा, तो बकरी को काट रहा है तो कम हो रहा है। बकरी को काटेंगे तो है कि काटने का हमें पता लग रहा है कि उसमें क्रिया हमें काम करता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें हमें काम करता हुआ नज़र आएगा, तो इसलिए वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये पहचान है कि उसमें कुछ हमें करता हुआ नज़र आना चाहिए काम। तो इसमें कुत्ते ने बकरी को काटा तो वो काट रहा है, तो हमें काटते हुए नज़र आएगा कि हाँ वो काट रहा है। तो ये पहचान है कि अगर सकर्मक क्रिया होगी तो उसमें कुछ कार्य हमें करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कुछ और उदाहरण देखेंगे। सीमा खाना खा रही है। तो इसमें कर्म क्या है कि ये क्रियापद है हमारे और खाना कर्म है। तो सीमा क्या खा रही है, खाना खा रही है, तो इसमें कर्म क्या हो रहा है, खाना। खाना हमारा कम हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं तो हमारी प्लेट में से ख़त्म होता जा रहा है ना, इसलिए। दर्जी कपड़े सिल रहा है। तो क्रियापद सिल रहा है और कपड़े का कार्य कर रहा है, वो कपड़े ही तो सिल रहा है। तो आपने देखा कपड़ा है और वो सिल रहा है, मैं सिलाई दिखाई दे रही है कि वो कार्य कर रहा है। अब्दुल पत्र लिखेगा। तो इसमें अब्दुल क्या करेगा, वह पत्र लिख रहा है, तो हमें उसके कागज़ पर हमें लिखता हुआ नज़र आएगा कि हाँ वह प्लेन पेपर था, उस पर वो लिख रहा है, तो हमें कार्य नज़र आ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। तो दीपक क्या कर रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा क्या है, ये क्रिया है, और पुस्तक कर्म हो गया उसका कि वह पुस्तक को पढ़ रहा है, तो हमें पढ़ता हुआ नज़र आए कि उसने इतना पढ़ लिया है। तो इसमें हमें कार्य नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया। इसमें एक कर्म हो रहा है, एक कार्य हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इसका भेद का क्या नाम है, हमारा पूर्ण एक कर्मक क्रिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि जिसमें एक कर्म की आवश्यकता होती है, एक कर्म के लगाने से ही हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, हमारा वाक्य पूर्ण अर्थ देने लगता है, उसे हम पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं खा में हमारा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया।
तो इसमें क्या है कि इसमें एक कर्मक था, तो इसलिए एक कर्म की आवश्यकता थी। और ये पूर्ण द्विव कर्मक के लिए क्या है, जैसे नाम से द्विव कहते हैं दो को, तो इसमें दो कर्म की आवश्यकता है। तो ये नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि इसमें हमें दो कर्मों की आवश्यकता होती है। तो जैसे इस उदाहरण से हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ किस प्रकार से है। सुषमा ने बेटे को पता बताया। इस उदाहरण को देखेंगे, सुषमा ने बेटे को पता बताया। तो इसमें जो कर्ता है सुषमा है और बताया हमारा क्रियापद है। इसमें कर्म कौन कौन से हैं हमारे, इसमें बेटे को, सुषमा ने किसे बताया, बेटे को, और क्या बताया, पता। तो इसमें ये देखिए, ये हमारे जो दो हैं ये हमारे कर्म हैं। इसमें दो कर्म हैं। अगर इसमें से अगर एक कर्म को हटा दिया जाए तो वाक्य हमारा अधूरा हो जाएगा। अगर हम देखें कि अगर बेटे को हटा दे, सुषमा ने पता बताया, तो इसमें एक अधूरा सा हो गया कि क्या बताया, किसे बताया, तो इसलिए बेटा जरूरी है। अगर हम पता को हटा दें तो क्या होगा, सुषमा ने बेटे को बताया, क्या बताया, तो ये भी ज़रूरी है। तो हमें दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, दोनों कर्म हमारे ज़रूरी हैं। अगर हम एक कर्म को हटा देंगे तो हमारा वाक्य अधूरा हो जाएगा और उसका अर्थ भी हमें पूर्ण नहीं मिलेगा। उसका अर्थ हमें निकालने के लिए दोनों कर्मों को ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखेंगे। शीला ने रमा को गाना सुनाया। तो यहाँ पर शीला कर्ता हो गया, सुनाया क्रियाभेद हो गया, क्रियाभेद ने क्रियापद हो गया, और रमा को एक कर्म, गाना दूसरा कर्म, दो कर्म हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये दूसरा देखेंगे। विनोद ने मनोज को कार बेची। विनोद क्या हो गया, कर्ता, बेची क्रियापद, मनोज को एक कर्म, कार दूसरा कर्म। ठीक है। राम ने मोहन को किताब दी। तो राम कर्ता, देना हमारा हो गया क्रियापद, मोहन को एक कर्म, किताब दूसरा कर्म। दादी ने राधा को कहानी सुनाई। तो दादी क्या है हमारी, कर्ता है, सुनाना क्रियापद हो गया, अरे राधा को एक कर्म, कहानी दूसरा कर्म। ठीक है, इसमें हम उदाहरण में देखेंगे तो सब उदाहरण में हमारे दो कर्म हैं, एक क्रियापद है। तो इसलिए अगर हम इसमें से अगर एक कर्म को हटा दें तो हमारा जो वाक्य है वह अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों ही कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब गा देखेंगे। हमने देखा, दो देखे हमने सकर्मक क्रिया के भेद। अब गाता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये वे क्रिया हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, उसके बिना अर्थ अपूर्ण रहता है। तो इसमें हमें ये देखा है कि अगर हम कर्म के रहते हुए भी हमें कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, मतलब कर्म है हमारे वाक्य में, लेकिन फिर भी क्या है, हमें पूरक शब्द चाहिए। पूरक शब्द के बिना वह वाक्य अधूरा रहता है, क्योंकि जब कर्म आ जाता है तो हमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन वाक्यों में हमें पूरक शब्द चाहिए, सहायक शब्द चाहिए। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। सोहन अमित को मूर्ख समझता है। तो इसमें अमित को कर्म है, परंतु यह कर्म अकेले अधूरा अर्थ देता है। अगर हम अमित को लगाएंगे और मूर्ख को हटा देते हैं, इसका लोप कर देते हैं, तो क्या होगा, सोहन अमित को समझता है। तो सोहन अमित को क्या समझता है, यह अधूरा सा हो जाएगा। तो इसलिए ये मूर्ख जो है, मूर्ख का संबंध अमित से है,
तो इसके आने से जो अर्थ है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और इसको हम, इसका संबंध अमित से है, तो क्या कहेंगे, इसको कर्म पूरक कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होगी, तभी हमारा ये वाक्य पूर्ण होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और उदाहरण देखेंगे। छात्रों ने दीपक को अपना प्रतिनिधि चुना। तो यहाँ पर दीपक को कर्म है, प्रतिनिधि इसका कर्म पूरक हो गया क्योंकि इसका संबंध इससे है। वह तुम्हें दोस्त मानता है। तो इसमें तुम्हें क्या है, कर्म हो गया, दोस्त कर्म पूरक हो गया क्योंकि इसका संबंध इससे है। सभी लड़के सुरेश को पागल बनाते हैं। तो यहाँ पर लड़के क्या, सुरेश को क्या हो गया, कर्म हो गया, पागल कर्म पूरक हो गया क्योंकि इसका संबंध इससे है। अध्यापिका बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है। तो बच्चों को कर्म है और हिंदी कर्म पूरक है क्योंकि इसका संबंध इससे है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसमें हमें कर्म पूरक की आवश्यकता होगी। अगर ये कर्म पूरक नहीं होगा तो ये वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा। कर्म के साथ हमें पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे अकर्मक और सकर्मक में परिवर्तन। तो इसमें हमें यह पहचान बताएंगे कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि नहीं ये सकर्मक है, नहीं अकर्मक है। तो इसमें मैं उनके प्रयोग करने का बताऊंगी कि प्रयोग करने पर निर्भर करता है कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। क्रियाओं का अकर्मक होना या सकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक रूप में प्रयुक्त होती हैं और कभी कभी सकर्मक क्रियाएं अकर्मक रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पढ़ना है, तो पढ़ना ये क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसके हम अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसके अनुसार ये सब परिवर्तन आ जाएगा इसमें। तो शाम किताब पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है कि वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, किताब क्या हमारा कर्म है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, शाम 8वीं में पढ़ रहा है। तो क्या है, ये यहाँ पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी कि वो एक स्थिर दशा का बोध हो रहा है इसका। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ स्थिर दशा है कि वे 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वहाँ कुछ कार्य तो नहीं हो रहा है, कर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पढ़ रहा है, अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ना, तो अरे ये सकर्मक क्रिया है, एकदम से इसको सकर्मक क्रिया लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर वाक्य में हमने इसकी दशा बता दी है कि वो 8वीं में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दशा का बोध हो जाने से ये अकर्मक क्रिया हो गई है। आपको पहचान आनी चाहिए, ये पद परिचय में भी काम आएगा। पद परिचय में आपको पहचान करनी होती है, ये सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया है। अगर आपको ये पहचान हो गई तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसकी पहचान अच्छे से समझना कि यह वाक्य में प्रयोग करने के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर शाम किताब पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है, कर्म कर रहा है पढ़ने का। और शाम 8वीं में पढ़ रहा है, यहाँ दशा का बोध हो रहा है कि वे 8वीं में पढ़ रहा है। उसकी स्थिति क्या है, स्थिर है। ये तो नहीं है कि कभी 8वीं कभी 9वीं, तो वो 8वीं में पढ़ रहा है, 8वीं के बाद 9वीं में जाएगा। तो ये 8वीं में पढ़ रहा है, तो स्थिर दशा का बोध हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। आगे खेलना, तो बच्चे हॉकी खेलते हैं। अब बच्चे रोज खेलते हैं, ये स्थिर दशा है। देखो बच्चे रोज खेलते हैं, ये नियम से खेल रहे हैं, वो स्थिर है। बच्चे हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी वो चला रहे हैं, तो जो उनकी गेंद है दूर दूर तक जा रही है, तो इसलिए वहाँ पर कर्म हो रहा है, खेल रहे हैं वो। और यहाँ पे स्थिर दशा का बोध हो रहा है। तो दोनों में अंतर आ गया। देखो खेलते वहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये हमारे प्रयोग करने पर हो गया है कि किस प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ऐंठना। तो यहाँ पे ऐंठना शब्द है, तो ये सकर्मक भी हो सकता है कर्मक भी।
नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। तो क्या है, वो रस्सी को ऐंठ रहा है, वो कार्य कर रहा है, रस्सी हमारी मुड़ रही है, ऐसे वो अपने रस्सी को ऐंठ रहा है। पानी में रस्सी ऐंठती है, वो स्थिर दशा है कि हम पानी में अगर डाल देंगे तो रस्सी ऐंठती है, उसको बताया जाए कि वो स्थिर है, वो हमेशा ही ऐंठती है। अगर पानी में डालेंगे रस्सी तो ऐंठ जाती है, तो स्थिर हो गया है, तो इसलिए कर्मक क्रिया है। और यहाँ पर सकर्मक क्रिया, वो ऐंठ रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। ठीक है। अब खुजलाना, वह अपना से खुजलाता है, तो वो कार्य कर रहा है, कैसे से खुजा रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए खुजलाना यमा हो गया सकर्मक क्रिया, सकर्म कर्म के साथ। अब ये उसका सिर खुजलाता है, यह बताया कि उसके सिर में खाई लगती है हमेशा, तो ये स्थिर दशा हो गई कि उसके सिर में खाई लगती है, तो ये खुजलाता है। तो इसलिए दोनों में अंतर आ गया। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमेशा वाक्य में शब्दों का प्रयोग करने के ऊपर भी ये रहता है कि हम किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। आपको क्रिया भेद अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपको मालूम हो गया होगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और उसकी पहचान करना भी आ गया होगा कि कौन सी अकर्मक क्रिया होती है, कौन सी सकर्मक क्रिया होती है। अब आशा करती हूँ कि आप वाच्य भी अच्छे से समझेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको वाच्य समझाऊंगी। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। साई राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और आशा करती हूँ सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका बना ली होगी और उसमें अपना कार्य भी पूर्ण कर लिया होगा। आगे जो मैं आपको PDF दे रही हूँ, गृह कार्य दे रही हूँ, वह भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करते रहेंगे। ठीक है, और उसको याद भी करेंगे। साई राम।